नवंबर 1942 ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के इजलास में कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज़ हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुसलमानों का तर्ज़ हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। Assalamu alaikum and good afternoon. I am Sadaf Zubair and welcome to Satara Hilal Foundation's second live webinar session on the theme of patriotism in changing scenario. I would like to thank all of you joining us on Satara Hilal Foundation platform. Satara Hilal Foundation is a non-political organization whose aim to promote patriotism among the youth and his mission to become an unyielding source that inspires the love of motherland in the next generation of Pakistan. और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस वेबिनार का इनेकाद किया है। और क्योंकि मौजूदा हालात में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हुब्बुल वतनी की बातें और पेट्रोटिज्म की बातें सिर्फ और सिर्फ 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर उन्हीं पर करते हैं और शायद हमें उसी वक्त याद आता है कि हम एक ऐसा पाकिस्तानी हैं। बट जो लेकिन सतारा हिलाल फाउंडेशन का जो मिशन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम एज अ पाकिस्तान पर हर जो न्यू जनरेशन है, पूरा हमारी अबाउजदाद हैं, जैसे वो कदर करते रहे हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इसकी उतनी ही कदर करें। उसी के लिए हमने इस वेबिनार का इनेकाद किया और हम मुख्तलिफ इशूज़ इस पे पेट्रोटिज्म के ऊपर मुख्तलिफ डिस्कशंस करते हैं। और आज का टॉपिक है इश्यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग। इसके लिए हमने अब जो अपने गेस्ट स्पीकर को इनवाइट किए हैं वो है सलमान आबिद। सलमान आबिद रेनाउंड राइटर, एनालिस्ट और ट्रेनर हैं और इनका बहुत ज़्यादा और वास्ट एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म फील्ड के अंदर और ये बहुत से न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, उनके साथ मुख्तलिफ उनके कॉलम लिखते रहे हैं और जो नवाए वक्त है, द न्यूज़, डेली एक्सप्रेस करंटली जो हैं ये एडिटोरियल पेज जो है वो डेली एक्सप्रेस का उसमें लिखते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं जिसमें पाकिस्तान में नया सियासी निज़ाम और मुकामी हुकूमतों का किरदार, मुकामी हुकूमतें और इख्तियारात की तकसीम, पाकिस्तान में जमहूरियत के तज़ाद। बहुत सारी बुक्स हैं, इसमें से मैंने कुछ बुक्स का नाम आपके साथ शेयर किया है। उसके अलावा सलमान आबिद साहब जो हैं वो बहुत मीडिया के स्टूडेंट्स के साथ मतलब उनकी ट्रेनिंग भी करते रहे हैं और उन्होंने लेक्चर्स भी दिए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। और इनकी जो इंटरनेशनल एसोसिएशन रही है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, पाकिस्तान सिनेरियो को उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, BBC उर्दू सर्विस एंड वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू सर्विसेज, whereas through his writing as a regular columnist in डेली सियासत इंडिया। इसके अलावा सलमान आबिद साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी। सलमान आबिद साहब को हम हैंड ओवर करते हैं। आई होप कि आप सब लोग आज का जो सेशन है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। ओवर टू यू सलमान आबिद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सदफ आपका, इरम रबाब आपका और सितारा आपकी जो फाउंडेशन उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट। असल में ये जो आज का टॉपिक है और मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी जो इस पे पार्टिसिपेंट शरीक कहता हूँ, ये जो आज का टॉपिक है कि कायद-ए-आज़म किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे। कायद-ए-आज़म बुनियादी तौर पर एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जो एक जिम्मेदार किस्म का पाकिस्तान हो, रिस्पॉन्सिबल, और साथ साथ एक मुनसिफाना पाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जहाँ बगैर मजहब के, ज़ात के, बरादरी के, ग्रुप बंदी के, किसी फिरके के, उनसे हट के सब लोगों को एक जैसा रिस्पेक्ट मिले। पाकिस्तान के अंदर हमें मजहब के नाम पर अपने इलाकायत की बुनियाद पर नस्ल फर्क है उसको कम करने की बात करते थे। तो कायद-ए-आज़म के सामने एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील थी जो पाकिस्तान तमाम रहने वालों की उमंगों का तर्जुमान, अच्छा, और एक बड़ा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान हो, इंतहा पसंद पाकिस्तान
ना हो। तो कायदे अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती रही कि इस कौम की कि 1947 में ये मुल्क आजाद होता है और 48 में कायदे आजम की वफात हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ा टाइम कायदे आजम को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं मिला जो उस किस्म की वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे पाकिस्तान के तनाजुर में। इसीलिए आज जो सवाल हमारे सामने इंपॉर्टेंट है कि हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं वहां पे बेशुमार मसाइल भी हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बेशुमार इस वक्त रिजर्वेशंस भी हमें अपने जहनों में पाई जाती है। आप किसी भी नौजवान से, पढ़े लिखे बंदे से, कम पढ़े लिखे लोगों से पूछें तो लोगों की अपनी शिकायत भी है इस पाकिस्तान के बारे में। जैसा पाकिस्तान को देखना चाहते हैं उस तरह की चीजें नहीं है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को तब्दील करना है, और मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ इस तरह से करता हूं कि हम जिन चीजों को बुनियाद बनाकर उसमें बेहतरी पैदा करना चाहते हैं ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है कि कैसे आप अपनी इस्लाह करेंगे, कैसे आप अपनी तामीर करेंगे, कैसे आप अपनी तरक्की को इंश्योर करेंगे, कैसे आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करेंगे और सोसाइटी के अंदर एक अदल इंसाफ का जो माशरा है उसको आप यकीनी बनाएंगे, वसाइल की तकसीम को मुनसिफाना बुनियादों पर बनाएंगे और सबके लिए बराबरी की बुनियाद पे आगे बढ़ने का मौका मिले। ये जो तबकाती किस्म का पाकिस्तान था ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं था। तबकाती पाकिस्तान से मुराद ये होती है कि एक खास तबके को तो आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे दें लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो बुनियादी सहूलतों से मुयसर उसको ना हो। फिर दूसरी बात एक जहन में रखिएगा कि जो 1973 का दस्तूर है हमारा, 1973 का आइन जिसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत खड़ी है, इसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, बुनियादी हकूक का। ये आर्टिकल 8 से लेके 28 तक के अगर आर्टिकल देख ले तो उसमें राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ हेल्थ है, राइट ऑफ सिक्योरिटी है, राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ वोट है, राइट ऑफ फ्रीडम है। इस तरह के जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं प्रोटेक्शन के, सिक्योरिटी के, ये इंश्योर करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी के जुमरे में आता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम शहरियों को उनके बुनियादी हकूक जो हैं उसको फराहम करने में वो अपना किरदार अदा करें। इसलिए मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो आज सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है ना, नेशन बिल्डिंग कैसे होगी, वो नेशन बिल्डिंग उसी सूरत में होगी ना जब रियासत जो है बुनियादी तौर पे हमारी वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेट करे, लोगों का रियासत के ऊपर बड़ा एतमाद हो। ये जो रियासत और शहरी के दरमियान एतमाद होता है या रियासत और शहरी के दरमियान जो रिश्ता है वो सिर्फ एक ID कार्ड बनाने से नहीं हो जाता कि आपने शनाख्ती कार्ड बना लिया और अब आप पाकिस्तान के शहरी हैं, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां रियासत की होती हैं जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में 8 से 28 आर्टिकल है, और कुछ फिर शहरियों की जिम्मेदारी है। मतलब ये लेन देन का मामला है, कहीं रियासत आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और दूसरी तरफ शहरी जो है वो रियासत के मफादात को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसकी बुनियाद पे ये रिश्ता चलता है। लेकिन अगर रियासत लोगों के बुनियादी फंडामेंटल्स को पूरा ना करे तो फिर शहरियों का एतमाद रियासत पे कमजोर होता है। यही वजह है कि हमारे जैसे माशरों में रियासत और लोगों के दरमियान एक खलीज पाई जाती है, एक बदएतमादी पाई जाती है। असल सवाल जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में उठाना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि हमने रियासत और शहरियों के दरमियान एतमाद कैसे बहाल करना है। मुझे ये यकीन हो कि ये जो रियासत है ये मेरे बारे में भी सोचती है, मुझे भी मेरे बुनियादी फंडामेंटल्स को पूरा करना चाहती है, मुझे जस्टिस देना चाहती है, मुझे प्रोटेक्शन देना चाहती है, मुझे रोजगार देना चाहती है, मेरे लिए सिक्योरिटी देना चाहती है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है। तो मैं रियासत के साथ अपना मफाद जोड़ूंगा और इसी बुनियाद पे मैं फिर रियासत के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, यानी कानून की हुक्मरानी करूंगा, कानून के ताबे होऊंगा, कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जो रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाए, कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जो रियासत के अंदर शहरियों के मफादात को नुकसान पहुंचाए। तो ये एक दो तरफा रिश्ता है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना होता है। इसलिए आज जो हमारे नौजवान हैं, जब मैं इनके सामने ये सवाल रखता हूं कि हमें अब इस सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, तो बुनियादी तौर पर हमें अपनी जो हिब्बुल वतनी है, इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क से जो प्यार है, इस मुल्क से जो हमारी कमिटमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, यहीं पर जीना है, यहीं इसी मुल्क के साथ चलना है, हम जहां मर्जी बाहर चले जाएं वापस हमें अपने इसी वतन के साथ आना है। तो इस वतन से जो हमारी मोहब्बत है उसका एक अमली नमूना ये है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगियों के साथ इस माशरे की तामीर और तरक्की के अंदर कंट्रीब्यूट करें।
ये जो आज हमारे तालीमी निज़ाम में एक बुनियादी मसला आ गया है कि हम इनफरादी सतह पे तो लोगों को बहुत ज्यादा तालीम देना चाहते हैं और बहुत ज्यादा उनको एजुकेट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनको काबिल बनाना चाहते हैं, लेकिन वही काबिल लोग जो हैं वो इनफरादी सतह पे तो बहुत काबिल हो जाते हैं, लेकिन वो इज्तिमाई सतह पे कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करते अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने इलाके के अंदर। ये जो रोल है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि जो तालीम है इसका एक बुनियादी मकसद यह है कि आपने अपनी इस्लाह के साथ साथ माशरे की इस्लाह की तरफ आगे बढ़ना है, सोसाइटी की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना है, और आपने सोसाइटी बनानी है, क्योंकि सोसाइटी नौजवानों से बनती है ना, नौजवान इसका असल एक किरदार है, कुंजी है। तो आज जो जिस चीज की हमें कमी बड़ी महसूस होती है वो ये है कि हमारे यहाँ लोग इंफरादी सतह पे तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई सतह पे पाकिस्तान को जिस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे नौजवानों को वो स्पेस नहीं मिल रहा कि कहाँ जाकर वो इज्तिमाई तौर पर अपनी तामीर और तरक्की के अमल में हिस्सा लें। तो एक बात तो मैं ये समझता हूँ जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नौजवानों को अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, और इसलिए मुनज़्ज़म करना है कि एक तो उन्हें अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी है और साथ साथ सोसाइटी को रिबिल्ड करना है, सोसाइटी को बिल्ड करना है। आपने एक लफ्ज सुना होगा जो हमारे यहाँ आम तौर पे पढ़ाया जाता है सोशल साइंसेज में, एक लफ्ज है सिविक एजुकेशन का, शहरियों की तालीम का। यानी आप शहरियों को इस अंदाज से तालीम और तरबियत दें कि वो आपको नजर आए एक मुहज़्ज़िब शहरी के तौर पे। आप देखिए ना, जब आप वेस्ट में जाते हैं, मगरिब में जाते हैं, तो वहां आप देखते हैं कि लोग सड़कें किस तरह से क्रॉस करते हैं, वहां जानवरों के हकूक का किस तरह ख्याल किया जाता है, वहां आम कमजोर तबकात का किस तरह से ख्याल किया जाता है, बूढ़ों का कैसे ख्याल किया जाता है, माजूर लोगों का कैसे ख्याल किया जाता है, अच्छा दरख्तों की कैसे हिफाजत की जाती है, सड़कों की कैसे हिफाजत की जाती है, शहर को कैसे साफ सुथरा बनाया जाता है कचरे को फैलाने की बजाय। ये जो सिविक एजुकेशन की सेंस है, ये हमारे यहाँ इसको डेवलप करने की जरूरत है अगर हम एक वाकई मुहब्बे वतन शहरी के तौर पे अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। याद रखिए कि सिर्फ घर आपका नहीं है, आप सिर्फ अपने घर की हिफाजत करके उसकी सफाई सुथराई करके समझते हैं कि हमने अपना मसला हल कर लिया है। उस घर के साथ साथ आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका इलाका, आपका शहर, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, इसको खूबसूरत बनाएं, इसकी सफाई के निज़ाम को ये मेंटेन बनाएं। ये नहीं कि हमारे यहाँ एक सफाई करने वाला आए और उसके बाद फिर हम उसमें वो गंद फैला के सारा शहर बर्बाद कर दें। तो ये चीजें किस तरह से हमें करनी है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर ये चीज आए कि जो सिविक एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट है उसको हम एम्पावर करें। हम इस बात को एम्पावर करें कि आपने अपनी जाती जिंदगी के साथ साथ इज्तिमाई तामीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लेना है। हमें इस बात को एजुकेट किया जाए कि किस तरीके से अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी की तामीर और तरक्की में, तो मेरे पास क्या स्पेस होनी चाहिए, क्या वो काम है जो मैं करूं जिससे मैं ये अपने आप को सुरखरू कर सकूं कि देखिए कि मैं अपनी जात के साथ साथ जो समाज की तालीम और तरक्की है उस पर भी तवज्जो दे रहा हूँ और उस पर भी उसको मैं कर रहा हूँ। एक लफ्ज आपने सुना होगा, समाजी शऊर, जिसे हम कहते हैं कि सोशल अवेयरनेस। हमारी सोसाइटी की सोशल अवेयरनेस को रीबिल्ड करने की जरूरत है। आज आप देखिए ना, आज कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत और रियासत को है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। लोग जो हुकूमत की इदारों की बनाई हुई एसओपीज हैं उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए तैयार नहीं है। जो जिम्मेदारी उन पे रियासत लागू करती है, हुकूमत लागू करती है, उसके लिए हम तैयार नहीं है। रोजाना की बुनियादों पे लोगों को जुर्माने किए जा रहे हैं कि आप एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि हम एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर ऑपरेट नहीं करते। तो ये जो जिम्मेदार शहरी के तौर पे ऑपरेट करने का अमल है, ये एक बुनियादी चैलेंज है आज हमारी नई नस्ल के लिए कि किस तरह से हम पाकिस्तान को बिल्ड करें। एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज की दुनिया में चीजें लॉजिक से ज्यादा परसेप्शन के ऊपर प्रिवेल करती हैं। यानी इस सोसाइटी का परसेप्शन क्या है। आज पाकिस्तान के बारे में बाहर की दुनिया में जो तस्वुरात हैं वो बहुत मुस्बत नहीं है। उसकी वजह यह है, हम सब पाकिस्तानी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपने आप को पाकिस्तान का एक बड़ा एम्बेसडर पेश नहीं कर रहे। एम्बेसडर से मुराद एक ऐसे सफीर की है जो अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से इस तरह का मुजाहरा करे कि लोगों को लगे कि देखिए कि ये कितने जिम्मेदार लोग हैं,
कितनी जिम्मेदारी के साथ चीजों को मुजाहरा करते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी सोसाइटी में पोटेंशियल बहुत है। आपने देखा जब जलजिला आता है, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, कोई मुसीबत आती है, तो हमारी सोसाइटी किस तरीके से आगे बढ़ती है। अभी आपने कोरोना के अंदर देखा कि लोगों ने किस तरह से लोगों को राशन को पहुंचाने के लिए किस तरह से छोटे छोटे इलाकों में अपने यूनिट्स बनाए और लोगों को राशन पहुंचाया। तो ये नहीं कि हमारी सोसाइटी में ये पोटेंशियल नहीं है। और हमारे पास तो देखिए, हम वो लकी लोग हैं जिनके पास 60% से ज्यादा लोग यूथ हैं, और इस यूथ को अगर हम एक पोटेंशियल पावर बनाकर पेश करें तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमारी लीडरशिप, चाहे वो सियासी लीडरशिप है, चाहे वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो हमारे लोगों इंडिविजुअल लीडरशिप्स हैं, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करें, इस नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दें। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो नौजवान है ये हमारे ना सिर्फ एम्बेसडर हैं बल्कि यंग लीडर्स भी हैं। इन्हीं नौजवानों ने कल पाकिस्तान की आगे दौड़ संभालनी है, इन्हीं लोगों ने मुख्तलिफ शोबाजात में जाके लीड करना है। तो हमें अपने अंदर वो लीडरशिप सलाहियत भी पैदा करनी है नौजवानों को। और जब मैं नौजवानों की बात करता हूँ तो लड़कियों की बात भी करता हूँ कि लड़कियों को अपने आप को एक लीडर के तौर पर लेके आना चाहिए, एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर लाना चाहिए जो चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करने वाला हो, जो हालात से घबराने की बजाय हालात का मुकाबला करना चाहता हो, जो एक बुरी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन में लेके जाने की सलाहियत रखता हो। देखिए, पाकिस्तान में बेपनाह मसाइल है ना, पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है कुछ करने के लिए। आपको इसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए जो इस वक्त हमारे हालात हैं, इन्हीं के अंदर से एक अच्छाई का पहलू तलाश करना है, इन्हीं के अंदर से अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करना है, वो पोटेंशियल पैदा करना है, वो सलाहियत पैदा करनी है कि हम कुछ करके दिखाएं। और पाकिस्तानी नौजवान जो है वो, मैंने कहा कि वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। असल मसला वो गाइडेंस का है, चाहे वो हमारे तालीमी इदारों से गाइडेंस आ रही हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से गाइडेंस आ रही हो, चाहे वो हमारे मीडिया के जरिए गाइडेंस आ रही हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने मीडिया की बात की है, तो ये जो इशू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो सोशल मीडिया है अब एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आ गया। अब तो नौजवानों के पास अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपना प्रिंट मीडिया है, जिस तरह से मर्जी चाहे सोशल मीडिया के अंदर आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसमें अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी इस बात की है कि हम सोशल मीडिया पर एक मनफी सरगर्मियां करने की बजाय, प्रोपेगेंडा चलाने की करने की बजाय, एक दूसरे पे लान तान, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, एक दूसरे की किरदार कुशी करने की बजाय ये बुनियादी नोयत के सवालात उठाएं कि हम सब ने मिलकर कैसे पाकिस्तान को एक करना है। हमें अपने लसानी फसादात में, लसानी मसाइल में नहीं उलझना। उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, बलोच बोलने वाले, पख्तून बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और हमारा पहला जो टारगेट है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है। तो हम इन बुनियादों पर, फिर हम सियासी बुनियादों पर तकसीम हो गए। मिसाल के तौर पे कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी है, कोई PMLN है, कोई जमात इस्लामी है, कोई PTI है। आप देखिए सोशल मीडिया में इनके दरमियान कितनी लड़ाइयां चल रही होती हैं, वो एक है। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदकिस्मती से जो सोसाइटी के लिए पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गया है। बहुत ज्यादा रेटिंग की पॉलिटिक्स है, एक दूसरे पे लान तान है। तो जो बुनियादी नोयत के मसाइल आज नौजवानों को दरपेश हैं, उनके रोजगार से मुतल्लिक, इंसाफ से मुतल्लिक, माहौल से मुतल्लिक, प्रोटेक्शन से मुतल्लिक, वसाइल से मुतल्लिक, उन पर हमारे यहाँ टीवी पे बहुत ज्यादा बात ही नहीं होती। हम बहुत ज्यादा गैर जरूरी बहसों में उलझा कर लोगों को खराब कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज का नौजवान अगर सोशल मीडिया को अपनी ताकत बना ले और इन सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव किस्म की बहस को आगाज करे और ये कहे कि हमारा पहला बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो अपना पाकिस्तान बनाना है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब को बिल्ड करना है, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर को बिल्ड करना है, आप बलूचिस्तान में रहते हैं तो बलूचिस्तान को बिल्ड करना है, आप फाटा में रहते हैं तो फाटा को बिल्ड करना है। और ये सारी कोशिशों के साथ फिर आप पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बना सकेंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान बना सकेंगे, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकेंगे जहां सबके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, जहां सबको इज्जत मिले, हम औरतों और मर्दों के दरमियान कोई तफरीक ना कर रहे हो, हम अकलियतों के साथ कोई ऐसा सलूक ना कर रहे हो जो मनफी तरीके से आता है। हमारे यहाँ ख्वाजा सिरा है, उनके साथ हम एक अच्छा सलूक कर रहे हो, फिर हम बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हो, माजूर लोगों के साथ सलूक कर रहे हो, मजदूर, किसान, ये जो मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं,
इन सब के साथ जब आप बराबरी की बुनियाद पर सलूक करेंगे तो ये सब पाकिस्तान की ताकत बनेंगे, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, ये सब पाकिस्तान के लिए मरने मारने के लिए तुले होंगे। इसलिए कि जब पाकिस्तान उनके बुनियादी फंडामेंटल को पूरा करेगा तो लोग आपके पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, इदारों के साथ खड़े होते हैं। तो ये मैं कहता हूं कि आज हमारा नौजवान थोड़ा सा अपने इस रोल को समझ ले कि उसका एक बड़ा भारी जिम्मेदारी उसके ऊपर जो आ रही है वो ये है कि उसने नेशन को बिल्ड करना है, कौमों को बनाना। और ये मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में जहां जहां कौमें बनी है, जिन्होंने तामीर और तरक्की की है, जिन्होंने मुस्बत अंदाज में अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम किया, सियासी तौर पर मुस्तहकम किया, समाजी तौर पर मुस्तहकम किया, वहां लोगों ने स्ट्रगल किया, वहां लोगों ने, उनके तालीमी इदारों ने जो मसाइल दरपेश थे उनका रेजोल्यूशन तलाश किया। हम यहाँ सिर्फ डिग्रियां ना बांटें नौजवानों को, हम सिर्फ इम्तिहानात पास करने की मशीनें ना बनाएं, उनको डिग्रियां ना, हम उनको बताएं कि आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना है, इंफरादी सतह पे और इज्तिमाई सतह पे। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा। देखिए ना, आज हो क्या रहा है, आज ये हो रहा है कि औरतें कहती हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, फलां कहता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो हर तबका जब ये कहेगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो शफाफ नहीं है, वो सबको साथ लेके नहीं चल रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, नेशन बिल्डिंग के अंदर आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर उठा के देखें, कायदे आजम जब तकरीर करते थे तो वो हर तबके की बात करते थे, गरीब से गरीब तबके की बात करते थे, औरतों की बात करते थे, बच्चों की बात करते थे, नौजवानों की पर ज्यादा जोर देते थे, बुजुर्गों पे ज्यादा जोर देते थे, इसलिए कि वो ये समझते थे कि ये सब लोग हैं। फिर उनकी जो 11 अगस्त की तकरीर है जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ किसी किस्म की कोई तफरीक किसी बुनियाद पे नहीं की जाएगी, वो पाकिस्तान जिसके लिए हमने कोशिशें की थी वो तो ये पाकिस्तान था। आज का जो पाकिस्तान हमने बना दिया है इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, इसको रीडिजाइन करने की जरूरत है। और ये कौन करेगा? ये आप और मैं ही करेंगे ना, कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है जो बाहर से आके करेगी। हमें अपनी रियासत पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी सियासी जमातों पर, अपनी सियासी क़यादत पर दबाव बढ़ाना है आहिस्ता आहिस्ता इंटेलेक्चुअली कि जनाब आप इस पाकिस्तान की दुरुस्त सिमत की तरफ आगे लेके चले, पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसला साजी में शामिल करें, लोग इस हुकूमत का पार्ट बने, हुकूमतें लोगों को ओन करें, उनके बुनियादी मसाइल पर फोकस करें जो तालीम से जुड़े हुए हैं, सेहत से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, इंसाफ से जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि हम एक नेशन बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। और नेशन बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए आप याद रखिए वही कौमें तरक्की करती हैं जहां इज्तिमाइयत का जो पहलू है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इज्तिमाइयत का पहलू एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर एक दूसरे का हाथ बटाने की तरफ लेके जाता है, एक दूसरे की मदद करने की तरफ लेके जाता है, एक दूसरे का सहारा बनने की तरफ लेके जाता है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात करता है। यह है इज्तिमाइयत का तसव्वुर, यह है नेशन बिल्डिंग का तसव्वुर। और हम एक ऐसी नेशन बनना चाहते हैं जहां हम ना सिर्फ अपने लिए पाकिस्तान के अंदर में एक नामी पैदा करें बल्कि बाहर की दुनिया में भी लोग हमें एक अच्छे नाम के साथ याद रखें और कहें कि पाकिस्तान जो है एक बेहतर पाकिस्तान है जहां सब लोगों के फंडामेंटल के जो है ना उसको इज्जत दी जाती है। हमें कोई इंतहा पसंद पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें कोई दहशतगर्दी पर पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें कोई जहालत पे मबनी पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों को बिल्ड करने के लिए आज हम सब का रोल जो है, खास तौर पे नौजवानों का, कहता हूं कि नेशन बिल्डिंग का जो तस्वर है या ट्रांसफॉर्मेशन का जो तस्वर है, इसमें जो लीडिंग रोल है ना जी, वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें परफॉर्म करेंगे तो आप देखिए कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। मैं यहाँ रोकता हूँ, अगर कुछ सवालात हैं तो जरूर कीजिए। अगर किसी का सवाल है तो वो वन पूछ सकता है अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुस्तफा। सलमान साहब, सोल्यूशन क्या है इसका? ये जो हमारे आपने बताया लैक ऑफ सिविक एजुकेशन है या जो भी नौजवानों से रिलेटेड मसाइल है, इनका सोल्यूशन क्या है? आगाज इनका कहाँ से सॉल्व करने? देखिए इसका सोल्यूशन तो बुनियादी है कि हम अपनी रियासत को और हुकूमत की डायरेक्शन को दुरुस्त करें, अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त करें। अच्छा, अब ये प्रायोरिटीज डायरेक्शन जो है ना ये अचानक तो दुरुस्त नहीं होगी, ये हम सब नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर ये बात करनी चाहिए। जहां जहां हमें प्लेटफॉर्म मिले तो हम ये कहे
कि आप सोशल इन्वेस्टमेंट करें, आप पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करें, आप यूथ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, बच्चियों पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, बच्चों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो अपनी पॉलिसियों में आप रिविजिटिंग करें और अपनी प्रायोरिटीज को असर नो लीड करें, क्योंकि जब तक हुकूमत और रियासत एक बड़ा किरदार अदा नहीं करेगी और अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त नहीं करेगी तो हम बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आज जो ताकत आपके पास सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वॉइसेस को जनरेट करने की जरूरत है और अपने आप को मोबिलाइज करके इकट्ठा करने की जरूरत है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या तालीमी इदारे अपना काम पूरा अदा कर रहे हैं या उनका नहीं रोल बनता इस चीज को? जी, मैंने जैसे खुद कहा कि मुश्तबा के तालीमी इदारों का बुनियादी काम है कि वो लीड करें इस सारी बहस को, इस डिबेट को। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीमी इदारे जो है वो इम्तिहान पास करने की ज्यादातर मराकज बन गए हैं। लेकिन आप देखिए ना, आप ही के तालीमी इदारे में यूएमडी में इस तरह की फाउंडेशन का बनना, इस तरह की बहस मुबाहिसे को जनरेट करना, ये बड़े पॉजिटिव साइन है। अगर हम इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए नौजवानों को एजुकेट करें और उनके सामने मुख्तलिफ माहिरीन को बिठाकर बातचीत करें, तो मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जो हमारे तालीमी इदारों को अपनी रस्मी तालीम के साथ साथ इस तरह के गैर रस्मी प्रोग्रामों की मदद के साथ हम ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चे को एजुकेट करेंगे और उसका अमली नतीजा ये मिलेगा कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो आपको सोसाइटी में किसी ना किसी एक्शन में नजर आएंगे। जी जी प्लीज। नसीम एंथनी फैसलाबाद से। अच्छा, गुफ्तगू तो बहुत ही मजे की लगी, बहुत ही मजा आया। लेकिन इसमें जो हम एक चीज पिछले कोई 4-5 साल से उस चीज पे काम कर रहे थे और उसमें राज आश्कारा हुआ ये 2020 जनवरी में कि जो तालीमी अदारे, तो वो एक तरफ है, तालीमी इदारों ने तो वही पढ़ाना ना जो निसाब में शामिल है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों का उस हद तक कसूर नहीं है। ये जो निसाब बनाने वाला एक कंपोनेंट है, इसमें सिविक एजुकेशन टोटली मिसिंग एक कंपोनेंट है और इसमें अखलाकियात का जो मजमून है वो एक मखसूस मजहब से तल्लुक रखने वाले या फिरकों से तल्लुक रखने वाले लोगों के लिए मखसूस कर दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जब आप पाकिस्तान जो है वो यूपीआर रिव्यू के भी बिल्कुल नजदीक है और दूसरे जो इंटरनेशनल मायदे हैं उनकी रिपोर्टिंग में भी आ रहा है, और तीसरा जो SDG 4 2 सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब हाई पैनल को रिपोर्ट पेश किया पाकिस्तान की, तो उसमें SDG 4 टोटली मिस है ही नहीं है, उसकी रिपोर्ट ही नहीं पेश की। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे चीज में जो सिविल सोसाइटी नॉट ओनली फॉर NGOs लेकिन जो बाकी कंपोनेंट है उनको किस तरह से आगे बढ़ के काम करना होगा? खासतौर पे नसीम एंथोनी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं ना, इनको बाहर के जो हमारे इदारे हैं अपनी पाकिस्तान के अंदर इदारे मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के इदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए। ये जो SDGs है ना जी, ये एक बुनियादी हब है इस वक्त तालीमी इदारों का और अब सिविल सोसाइटी का और मीडिया का होना चाहिए कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। आपको नसीम पता है, हमारे पास जो पहले 2000 से 2015 तक MDGs थे, मिनिमम डेवलपमेंट गोल, हम उससे भी वो नतीजे हासिल नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। अब हम 2015 से 2030 तक SDGs को फोकस कर रहे हैं। जब तक आप तालीमी इदारों के अंदर ये हब क्रिएट नहीं करेंगे तो वो अपनी निसाबी किताबों से हट के जो गैर निसाबी कंटेंट है, हमने जितने माहिदे दुनिया के साथ किए हुए हैं, बच्चों के हकूक के मायदे, औरतों के हकूक के मायदे, शहरियों से रिलेटेड मायदे, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मायदे, अगर इसको आज आप अपनी तालीम की बहस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर आपकी पॉलिसी में कैसे रिफ्लेक्शन आएगी, पॉलिसियां कैसे तब्दील होंगी, कानून कैसे बनेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे बनेंगे। तो इसलिए ये एक बड़ी अच्छी डिबेट है जो नसीम आपने उठाई है कि हमें इन चीजों को बिल्ड करने के लिए एक कोलैबोरेशन चाहिए तालीमी इदारों को और बाहर जो काम करने वाले इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारे, उनके दरमियान जितनी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होगी उतना ज्यादा हम बेहतर नतीजे हासिल कर सकेंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटी से रिसर्चेज हो रही हैं उनको देखने की जरूरत है। यहाँ जितने सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, मुकालमा होता है, इस तरह की फाउंडेशन जो बनी हुई है, इस तरह के जो लोग इस तरह की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इन सबको किसी एक नेशनल एजेंडे के साथ जब जोड़ेंगे ना तो आप देखिएगा कि उसका रिफ्लेक्शन जो है वो होगा। मैं इसलिए बार बार एक ही मुझे जो सबसे बड़ी मेरी होप है वो ये है कि हमारे नौजवान अगर सोशल मीडिया को ताकत बनाकर इस तरह की डिबेट्स को जनरेट करें, जिस किस्म की डिबेट अभी मुश्तबा आपने उठाई है, नसीम साहब आपने उठाई है या बाकी लोग उठाएंगे, तो आप देखिएगा कि आपका पाकिस्तान चंद सालों में एक बेहतर पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जी
अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सर, आपने अभी बात की कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे डिबेट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। जब एक नौजवान किसी भी चीज़ के ऊपर बात करता है सोशल मीडिया पे, पहले सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो डिबेट करता है, वो आगे बढ़ता है, पता चलता है 2 माह बाद, 3 माह बाद कि जी फलाने नौजवान को इस टाइम पे नामालूम अफराद ने फायर कर दिया। जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाद में उन्हीं लोगों का नहीं पता होता कि उनका नामो निशान किधर है, वो लोग किधर है। जब इस तरह के हालात होंगे तो कैसे हम नौजवान नस्ल के दिमाग में से इस खौफ को खत्म करेंगे कि वो आगे बढ़ें और सोशल मीडिया को एज अ टूल लेकर वो किसी भी चीज के ऊपर आवाज उठाएं? थोड़ा सा सर इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें तो। साहिबा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि हमारे यहाँ ऐसे नौजवान जो इस तरह की बहस करना चाहते हैं, उनकी अपनी प्रोटेक्शन क्या है। देखिए, एक लॉ बना है साइबर क्राइम लॉ। हमारे हर नौजवान को पता होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम लॉ है वो क्या चीज है, उसमें कौन सी चीजें हैं जो हम पेश कर सकते हैं, कौन सी चीजें हम पेश नहीं कर सकते। देखिए, कोई मादर पीदर आजादी नहीं होती। आप रियासत को अगर नंगी गालियां बकना शुरू कर दें और उसके बाद कहें कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो कोई इसको कबूल नहीं करेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये देखना चाहिए कि लोगों को अपनी बात करने का सलीका भी आना चाहिए। हदूदों के यूथ का तयन करना कि हमें कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, कौन सा रेड लाइन एरिया है जहां हमने क्रॉस करना, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए एक बात। लेकिन मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ इसमें कोई खतरा नहीं है। मसलन आप तालीम का सवाल उठाएं, आप सेहत का सवाल उठाएं। अब इस कोरोना ने हमारे पूरे हेल्थ सेक्टर को बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। हमारे अस्पतालों की हालत ज़ार आपको पता चली है, हमारे मेडिकल का पता चला है, आपको डॉक्टरों की शॉर्टेज का पता चला है। अब ये सवाल उठाएं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, आप तालीम से जुड़े हुए सवाल, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से सवाल उठाएं, कोई पाबंदी नहीं है। आप ये कहें कि जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कोई सवाल इस तरह से नहीं उठेगा। लेकिन जब आप रियासत के इदारों के ऊपर कुछ इस किस्म की बातें करेंगे जिससे रियासत के मामलात में कुछ खराबी पैदा होती है, तो वहां ये खराबी होती है। दूसरी बात यह कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हमें एक बाकायदा इस तरह का प्रोटेक्शन, जिसे कहते हैं ना, एक माहौल करना है, खुद रियासत को करना है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे सवालात उठा रहे हैं, हम उनको नेगेटिव तरीके से ना देखें। उन लोगों के जज्बात हैं, उन लोगों के ख्यालात हैं, उनकी सोच है, उनकी फिक्र है, उनकी बात सुनी जाए और देखिए मुकालमा किया जाए, दलील के साथ बात की जाए, शवाहिद के साथ बात की जाए। ये थोड़ी कि हम एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाना शुरू कर दें। तो इसलिए ये बहस अब आगे बढ़ाएं। इस सोसाइटी में एक दूसरे के खिलाफ हमें आगे जाने की बजाय मुकालमे के कल्चर को पैदा करना है। अगर मुझे आपकी बात इरम साहिबा पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे लान तान कर लूं और बंदूक उठा लूं, या आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो आप बंदूक उठा लें। तो ये एक रुझान हमें बिल्ड करना पड़ेगा अपनी तालीमी इदारों के जरिए, अपने लोगों को एजुकेट करने के हवाले से, तरबियत के हवाले से, कि हम सोशल मीडिया के अंदर डायलॉग का जो मैकेनिज्म है और तरीकाकार है, उसकी जो एथिक्स है, उसकी जो तरबियत के कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि डायलॉग का मतलब ये नहीं है, गालम गलोच नहीं है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे डायलॉग के नाम पे जो कुछ हो रहा है, मैं उसको भी पसंद नहीं करता कि मैं उस पर इतना बोलता हूँ, टीवी पर भी लिखता भी हूँ, टीवी प्रोग्राम भी करता हूँ, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करता हूँ, कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के अंदर एक पीसफुल डायलॉग, एक रेजोल्यूशन का डायलॉग क्रिएट कर सकें। तो अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस जरूर हैं, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेकर कुछ पॉजिटिविटी की तरफ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है, मिस नाजिया हैं, वो पूछना चाह रही हैं। जी जी प्लीज। जी मिस नाजिया, आप पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सलमान आबू साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है सेशन जो है वो आपने कंडक्ट किया है। मैं विमेन की जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो ये है कि जो कोविड-19 और जो करंट सिचुएशन है, इसके अंदर जो है हर ही बंदा जो है वो घरों में जो है वो बंद होके इस तरह से कैद है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। उसके केसेस जो है, जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन के है या किसी भी तरह के जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं पर 5 साल की बच्ची को रेप किया जा रहा है, या बच्चों को जो है अगर कोई जिनसी तौर पर नहीं माता होता तो हम उसको जो है शूट कर देते हैं। तो इस तरह की सारी सिचुएशन के अंदर जो है, जब हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया,
जिसमें विमेन है, ट्रांसजेंडर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो जो इस तबके से जो भी मतलब मुंसलिक लोग हैं जिनको हम मार्जिनाइज तबकात में गिनते हैं, तो उनकी बहाली के लिए जो है हम इस मौजूदा सूरत हाल में जो है वो नौजवानों को किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि इन तमाम सिचुएशन के अंदर जो है वो कैसे जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की जो कनेक्टिविटी है आम पब्लिक के साथ जो आपने शुरू में बात की कि इनकी कनेक्टिविटी को जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच नाजिया सरदार, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बात बुनियादी ये है कि एक बात आपको समझनी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपको मैं बेतहाशा तकारीर सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था महरूम तबकात की सियासत के ऊपर। अब आप भी फैसलाबाद में काम करती हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ बाकी लोगों को भी, कि लोग महरूम तबकों को फोकस करके जब काम करते हैं तो उससे महरूम तबकों को एक ताकत मिलती है। अगर यही काम रियासत और हुकूमत भी महरूम तबकों को फोकस कर ले तो महरूम तबकों की ताकत बहुत बढ़ जाती है। अब आप देखिए ट्रांसजेंडर को पिछले चंद वर्षों में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है, डिसेबल्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, तो इससे उनका मोराल जो है वो बहुत बिल्ड हुआ है। एक बात। दूसरी बात, आपने कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बात, देखिए हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं बनना। हमने अब ये बात साबित हो चुकी है कि अगले चंद माह, एक बरस हमें शायद कोरोना के अंदर जीने का सलीका तलाश करना है। खौफजदा होकर घरों में नहीं बैठना, बल्कि अपने आप को साइकोलॉजिकली ट्रेन करना है, अपने आप को पॉलिटिकली सोशली ट्रेन करना है कि कैसे हम इस कोरोना के अंदर रहते हुए अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। अभी भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने पिछले 3-3 माह से अपने आप को घरों में कैद कर रखा है। मैं उनको कहता हूं कि भाई अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ लाओ, वरना ये घरों में कैद होकर भी अब तुम साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाओगे। अच्छा, इस दौरान ये जो आपने बात की, बच्चियों के साथ ज्यादती की वाकयात है, एक्सप्लॉइटेशन की बात है, डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज है, ये हम बहुत सी जगह पे देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे राशनिंग की तकसीम का मसला है, मसलन लड़कियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन के मसले हैं, जिनसी ज्यादती के वाकयात आए हैं। अच्छा, अब इनको भी तो कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना है ना, तो हमें अपनी डिबेट के अंदर इन सवालात को उठाना चाहिए कि कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में या नॉर्मल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये जो कमजोर तबके हैं, इनको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, किसी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन, किसी किस्म की ज्यादती के जुमरे में ना लाया जाए। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात आप रोजाना सुनती हैं, बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात सुनती हैं। इन चीजों पे हमें एक बड़े एम्बेसडर बनने की जरूरत है। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये तालीमी इदारों की जरूरत है। अगर वो 10,000 ग्रेजुएट पैदा करते हैं ना सालाना बुनियादों पर, या 5,000 पैदा करते हैं, तो उसमें से चंद हजार वो तालीमी इदारों से एम्बेसडर्स पैदा करें, एक सोशल मोटिवेटर पैदा करें, सोशल एम्बेसडर्स पैदा करें, जो जाके अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाकों में इस तरह की सोशल कैंपेन चलाएं, चाहे वो सोशल मीडिया पे चलाएं, चाहे वो कम्युनिटी के अंदर चलाएं, अवेयरनेस लोगों को ज्यादा से ज्यादा दें, तब जाके हम इन चीजों का मुकाबला कर सकेंगे जो बात आप कर रही हैं। और साथ साथ हुकूमत पे और रियासत पे सवालात करें, ये आपका बुनियादी हक है, क्योंकि जितने सवालात आप उठाती हैं ना, आजकल देखिए हुकूमतें और रियासतें जो है वो सोशल मीडिया पे होने वाली डिबेट्स को देखती हैं, टीवी पर होने वाली डिबेट्स को देखती हैं, लोगों के प्रोटेस्ट को देखती हैं, उससे वो अपनी पॉलिसीज के अंदर रिविजिटिंग करती हैं। तो हमें ये स्ट्रेटेजी भी अपनाने की जरूरत है। जी नाजिया। बहुत शुक्रिया सर। सर जो बेसिकली था ना कि हम लोग देखते हैं जो लोग हैं वो किस तरह से जो है ना इस सिचुएशन के अंदर फ्रस्ट्रेटेड होकर इसके जो इसकी रेशो है ना, खासतौर पर वायलेंस अगेंस्ट विमेन के हवाले से अगर देखते हैं तो वो डे बाय डे इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही है। तो जो इदारे बने हैं, मैं एक इदारे का नाम मतलब पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, उसका जो फॉल होने का है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर किसी को जो है वो हेल्प की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं उस इदारे के थ्रू के जब किसी खातून को जो है वो जरूरत पड़ती है लीगल एड की या प्रोटेक्शन की, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि वो इदारा तो उस तरह से फॉल ही नहीं है अभी तक जो है ना। अभी तो देखिए, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट के जो मैकेनिज्म है वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ना उन्होंने इतना ज्यादा उस तरह से फाल किया है। वो तो अभी सर्विस डिलीवरी के अंदर फंसे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ देने के चक्कर में कितना दे पाते हैं कितना नहीं दे पाते अलग बहस है। लेकिन इन चीजों के बारे में जो सवाल आपने उठाया है, हमारी अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा जो है ना वाइब्रेंट होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, किसको जरूरत है,
किसको इस वक्त हमारी मदद चाहिए, चाहे वो माली है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो समाजी है, चाहे वो नफ्सियाती है, उन चीजों को लेके आए और लोगों को ये एजुकेट करें कि वो अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ लेके आए, बिजी करें अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए। अच्छा, अपने लिए एक माशरा बनाने के लिए अपने आप को सेहतमंद सरगर्मियों में लेके जाएं, वॉक की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, इंटरटेनमेंट की तरफ जाएं, सोशलाइजेशन भी करें। अब देखिए ना, मैं अगर आपसे मिलना चाहता हूं तो हमारे मिलने में कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ ये कि हमें और आपको एक डिस्टेंसिंग फासला रख के एक दूसरे से बैठना पड़ेगा। हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, एक दूसरे से गले नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के दूर रह के बातचीत कर सकते हैं। तो हम अपने आप को इतना उसको किसी तन्हाई में ना लेके जाएं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमें एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है उस एसओपीज के अंदर रहते हुए, जो WHO के एसओपीज हैं, जो हमारी हुकूमत और स्टेट से बनाए, उनके अंदर रहते हुए अगर हम एक नॉर्मल तरीके से डील करें तो ये जो साइकोलॉजिकल मसाइल आ रहे हैं ना, लोगों को फ्रस्ट्रेशन के, स्ट्रेस उनके ऊपर बहुत बढ़ गया है, इनको डील करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन पैदा किया है ये कोरोना उसके कॉन्टेक्स्ट में। हमें उनके मुकाबले में उनको भी चैलेंज करना चाहिए कि वो कोई वे आउट नहीं है। आप अच्छी फिल्में देख लें, अच्छे ड्रामे देख लें, अच्छा म्यूजिक सुन लें, स्पोर्ट्स करें, सोशलाइजेशन करें, ताकि आप खुद अपने माइंडसेट को जो है ना वो एक हेल्थी माइंडसेट के अंदर रखें। जब आप एक हेल्थी माइंड रखेंगे तो आप सोसाइटी में हेल्थी कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर आप खुद डिप्रेसिव हो गए, खुद फ्रस्ट्रेशन में चले गए, खुद स्ट्रेस में चले गए, तो आप यही चीजें फिर बाकी लोगों को भी फैलाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेल एक्सप्लेन, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब हमारे साथ हमारे डायरेक्टर हैं मोहम्मद जाहिद राइट साहब, वो कुछ कहना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सलीम। आबिद साहब, आपका मैंने लेक्चर सुना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही रेलेवेंट लेक्चर था जो टॉपिक के हवाले से। मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज सर। बीइंग डायरेक्टर ऑफ ऐसे ये हमारी जो सितारा हलाल फाउंडेशन है उस हवाले से। जी प्लीज। अभी एक बेटी ने क्वेश्चन किया था कि ख़वातीन के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं। अभी हमारे निसिरम ने भी क्वेश्चन किया था कि फेसबुक पे कुछ लोग आते हैं, फिर वो किसी वजह से उनके खिलाफ कुछ एक्शंस होते हैं। सितारा हिलाल फाउंडेशन बुनियादी तौर पे एक करिकुलम डेवलप कर रही है जो ग्रास रूट लेवल पे हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जैसे आप फरमा रहे थे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये रोल अदा करना चाहिए। बुनियादी तौर पे ये जो विजन है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद साहब हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो करिकुलम डेवलपमेंट का है, ये ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक होगा। जिस वक्त बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, और उनका लर्निंग लेवल जो है वो बहुत बेस लाइन जो है वो किरदार अदा कर रहा होता है। तो हम उसमें आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में जो एजुकेशन का रोल है, जो बुक्स हम पढ़ाते हैं या जो हमारा सिलेबस है, जो मुख्तलिफ किस्म के सिलेबस हम यूज़ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें लाइफ एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जबकि मैं ये देखता हूँ कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो फिनलैंड एजुकेशन है, जो फॉरेन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो जापानीज हैं, इवन चाइनीज हैं, जो कोरियंस हैं, इन्होंने बुनियादी तौर पे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं या इंटरेक्शन के जो जराए हैं, या जो बातचीत करने के या उठने बैठने के या लोगों से मिलने के, या बुनियादी जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हम उस करिकुलम में ना एक बड़ी ख़ास चीज़ हम रखना चाह रहे हैं। ग्रेड 1 से ऑनवर्ड उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। मतलब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको रास्ता पूछना नहीं, रास्ता बताना नहीं आता। घर में कोई मेहमान आ जाए उसको रिसेप्शन देनी नहीं आती, और उनको कैसे रिसीव करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे मिलना है, अपने पीयर्स के साथ कैसे बात करनी है, ख़वातीन की इज्जत कैसे करनी है, अपनी साथी जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपनी बहनों की, अपनी कजन्स की, और अपनी सोसाइटी के अंदर जो बच्चियां हैं उनको कैसे। तो ये बेस लाइन जो है ना हम डेवलप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस करिकुलम को हम लॉन्च करेंगे। और अपने तकरीबन जो है हमारे पास को 200 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। शुरू में हम वहाँ पे एक इसका सारा वर्किंग कर रहे हैं, और हमने इसके 3-4 टियर्स जो है ना डेवलप कर लिए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम शुरू लेवल से चीज़ों को ऊपर नहीं लेके आएंगे, मुझे लगता है कि शायद हम वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते।
एक तो हम इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा एम्फसिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको लॉन्च। दूसरा, जैसे मिस सदर बता रही थी कि ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और ये आपने जैसे फरमाया कि ऐसे होने चाहिए, और आपके मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस काविश को अप्रिशिएट भी किया है। तो हम इसको शुरू से लेके एंड तक, जो छोटे बच्चे हैं उनसे लेके आगे तक ले, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि देखें आप अमेरिका में चले जाएं तो हर जगह पे ना उनका फ्लैग लगा होता है, यानी आप जनरल स्टोर पे चले जाएं फ्लैग लगा हुआ है, आप किसी धोबी के पास चले जाएं फ्लैग लगा हुआ है, किसी ऑफिस में चले जाएं फ्लैग लगा हुआ है। तो रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग के ऊपर जो है वो सितारा हिलाल फाउंडेशन जो है वो एक, क्योंकि एक ऑनर है। आप देखते होंगे कि हमारे नौजवान जो हैं वो टी शर्ट्स पहनते हैं, उसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग लगा होता है। हम ये क्रिएट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान फ्लैग जो है वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल है पाकिस्तानियों के लिए। सेकंड, जो थर्ड हमारा टॉप यानी ऑब्जेक्टिव है इस वक्त सितारा हिलाल का, वो हम ये चाहते हैं कि आप देखें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी इस, यानी एक आदमी क्या सोच सकता है कि रात को उसको मौत का खौफ हो और रात को उसको जो है ना वो अपने घर से सारी चीजें छोड़नी पड़े और अपनी जान बचा के सिर्फ माइग्रेशन करके पाकिस्तान की खातर, इस्लाम की खातर, दीन की खातर जो है वो एक नजरिए की खातर जो है वो यहाँ पे आया है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं इस वक्त, उसमें जरूरत है उस बुनियादी तौर पे उन फीलिंग्स की, उन एक्टिविटीज की और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन लोगों ने कुर्बानियां दी, हम असल में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इधर चाहते हैं। क्योंकि जो मीडिया वॉर है, जो जैसे अभी बात हो रही थी फेसबुक है या, तो वो चीजों ने इन चीजों को बहुत पीछे कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बनना, अभी भी कंपैरिजन करें अगर आप लोग, जो लोग वहां पे किसी वजह से नहीं आ सके, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगले कई सालों तक जो है ना ये लोग सिर्फ जस्टिफाई करते रहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, और पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पे माइग्रेट, और वाकई आज आप देख लें कि पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया ने किस तरह जो है वो रोल अदा किया है। मुसलमानों का तो उन्होंने नेशनलिटी खत्म कर दी है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो तमाम वो चीजें जो सारी उस तहरीक के दौरान हुई, जो हमारी उस लीडरशिप के दौरान एक्टिविटीज हुई, जो उनका जज्बा था, जो जज्बा ईमानी था, और जो मुसलमानों के लिए जो परफॉर्मेंस हुई, वो हम उजागर करना चाह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज को देखें। और करिकुलम में ये बहुत सारी चीजें हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना वो डेवलप किए हैं। इसी तरह नौजवानों के हवाले से हमने, और गवर्नमेंट से भी हम अभी राब्ते में हैं, हम गैरिजन्स के साथ और आर्मी पब्लिक्स के साथ और अदर स्कूल ग्रुप्स के साथ भी हम राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह हम अपना ये सारे का सारा करिकुलम जो है वहां पे इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें पाकिस्तानियत है, लाइफ एंड लर्निंग है, और वो सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे ये हमारे देखे ना, हमारे बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता कि जैसे ये अभी बेटी एक बात कर रही थी कि खवातीन के इश्यूज हैं, तो बात ये है कि जब तक हम इनको एजुकेट नहीं करेंगे, जब इनके अंदर एक ऐसी हम वेव नहीं क्रिएट कर पाते कि ये वाकईतन गलत बात है और खत्म होनी चाहिए, और ये मुसलमानों की, और खास तौर पे मुसलमानों की बात नहीं, मैं पाकिस्तानियों की बात करती हूँ, तो पाकिस्तानियों में एक ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। हम एक नेशन के तौर पे इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि सितारा हिलाल फाउंडेशन ने, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा जो असल कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई यानी मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं है, किसी किस्म का कोई सियासी बेनिफिट नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानियत होनी चाहिए, और पाकिस्तान जिस जज्बे और जिस नजरिए के तहत हासिल किया था, उस नजरिए को, उस जज्बे को जो है वो पाकिस्तान के अंदर हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े उसके अंदर जो है ना वो होना चाहिए। तो मैं तो आपका जाती तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हसन शुएब मुराद साहब जो है वो भी हमारे बड़े प्यारे दोस्तों में से थे और हमेशा से इनिशिएटिव लेते हैं इस तरह की। अब उनके बेटे जो है इब्राहिम मुराद साहब और आप लोग जिस तरह से मिलकर काविशें कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम पहलू है। इसलिए मैं हमेशा से जब यूएमटी में आता हूँ किसी भी स्पीकर के तौर पर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़े अच्छे इनिशिएटिव जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हुए भी आप बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज अमूमी तौर पर नहीं लेती। और ये आपने बिल्कुल बताया कि करिकुलम के अंदर इन चीजों को रीबिल्ड करके ना हम ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को और बच्चियों को एजुकेट कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जो लोगों में एक पाकिस्तानियत का जो एहसास है ना वो पैदा करना बहुत जरूरी है, कि उनको ये प्राउड होना चाहिए कि आई एम पाकिस्तानी। मैं आपको अपनी बात छोटी सी बताना चाहता हूँ। मैं पहली दफा 2003 में सर हिंदुस्तान गया था अपने रिश्तेदारों से मिलने, और पहली दफा मुझे पाकिस्तानी होने का सबसे ज्यादा एहसास हुआ और फख्र हुआ
क्योंकि मैंने वहां जो हालात देखे उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, एक बेहतर जगह पर पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ। तो ये जो पाकिस्तानियत का जो एहसास है, मुल्क का जो एहसास है, नेशनलिज्म का एहसास है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोटी छोटी बातें हैं कि हमें मेहमानों को कैसे रिसीव करना है, बुजुर्गों से कैसे पेश करना है, कैसे करना है, इन चीजों को अगर हम बुनियाद बना लें तो हम एक बड़े जिम्मेदार शहरी उसका रूप इख्तियार कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरा अपना इदारा आइडिया जो है वो आपके साथ इन फ्यूचर में कोलैबोरेट करेगा। हम कोई ज्वाइंट वेंचर भी इस तरह की चीजों के साथ आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सर, यूएमटी का भी और आपकी फाउंडेशन का भी, और खासतौर पे सदफ का और इरम साहिबा का, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और बड़े अच्छे दोस्तों के साथ एक अच्छी डिस्कशन का मुझे मौका प्रोवाइड किया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सदफ सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंफॉर्मेटिव आपके साथ सेशन रहा। और आई होप कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने भी सुन के इसको एंजॉय भी किया और इसमें बहुत कुछ लर्न भी किया है उन्होंने। और सर मैं आज के सेशन का जो इख्तिताम है वो इकबाल के इस शेर से करती हूँ कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस सेशन का आज इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट का भी थैंक यू वेरी मच। वेलकम, ओके जी, अल्लाह हाफिज।